बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा बारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आपको याद है कि पिछली कालांश में हमने क्या किया था, याद है आपको। हाँ, हमने जो कार्य पुस्तिका थी उसकी जो कार्यपत्रक संख्या थी उनके प्रश्नोत्तर के ऊपर हमने चर्चा की थी और साथ में मैंने आपको महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी भी सुनाई थी और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर थे वो भी हमने किए थे। आज की कालांश में हम जो करने वाले हैं उस प्रकरण से आप पहले से ही परिचित हैं। तो मैं अगर प्रकरण शुरू करूं उससे पहले मैं वो प्रकरण का नाम बताऊंगी। तो शुरू करें। प्रकरण का नाम है विराम चिन्ह। यानी जैसे ही आपको नाम सुनोगे आप तो विराम मतलब ठहरना। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है ये पहले की कालांशों में भी आपको बताया जा चुका है। जब भी कोई वाक्य है हम बोलते हैं या लिखते हैं तब जहाँ पर रुकने का संकेत होता है जिन चिन्हों के माध्यम से, तो वो क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह। तो बच्चों कभी आपने सोचा है कि अगर ये विराम चिन्ह नहीं होते, अगर हम लिखते समय पर इन विराम चिन्हों का उपयोग नहीं करते तो क्या होता, मालूम है आपको। तो जो अर्थ है वाक्य का वो बदल जाता कि हम कहना कुछ और चाहते हैं और जो सामने वाला है व्यक्ति वो उसका अर्थ और कुछ भी निकाल सकता है। तो बच्चों पहले की कालांशों में हमने जो 4-5 विराम चिन्ह थे उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन अब कक्षा 5 में उनका दायरा बढ़ गया है। कुछ और विराम चिन्ह हैं जिनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि उनके चिन्ह क्या होते हैं और कब उनका प्रयोग करना होता है। तो कई जो चिन्ह हैं विराम चिन्ह उनसे आप चिर परिचित हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रश्न हैं उनके माध्यम से विराम चिन्हों को समझेंगे कि इनको लगाते कैसे हैं और वाक्य में इनका प्रयोग कब किया जाता है। तो तैयार हैं आप। तो बच्चों शुरू करने से पहले जो विराम चिन्ह है उनके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं आपको 10 जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में बताऊंगी। पहले हम उनके नाम देखेंगे और उनके चिन्ह किस प्रकार लगते हैं वो हम देखेंगे। तो इनमें से आप कई जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में आप जानते हो, लेकिन कई ऐसे हैं जिनके बारे में आप पहली बार परिचित होंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, पूर्ण विराम। तो कैसे लगाया जाता है, ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले चिन्ह देखना और फिर पहले उनके नाम, फिर हम देखेंगे कि ये कब प्रयुक्त किए जाते हैं, कब उपयोग में लाए जाते हैं। बाद में देखिए अल्प विराम कैसे लगाया जाता है। देखिए ध्यान से, इसका चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार ये लगाया जाता है। इसके बाद में अर्ध विराम, अब कैसे लगाते हैं, संकेत कैसा है इसका चिन्ह का, तो ध्यान से देखिए ये इस प्रकार लगाया जाएगा। फिर है प्रश्नवाचक, तो वो तो आप जानते ही हैं। अब इसके बाद में है इकहरा उद्धरण चिन्ह, तो ये किस प्रकार लगाते हैं, ये देखिए, ध्यान से देखिए इनको, फिर हम इनके बारे में जो उदाहरणों के माध्यम से इनको समझेंगे। फिर है दोहरा उद्धरण चिन्ह, तो देखिए कैसे लगाया जाता है। फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो इससे तो आप सब अवगत ही हैं। योजक चिन्ह, इससे भी आप अवगत हैं। अब कोष्टक शब्द जो चिन्ह है वो आपको मालूम है, लेकिन आपने नाम मैंने कई बार प्रयुक्त किया है, तो ये इस प्रकार से भी हमने लगाया है और इस प्रकार से भी हमने लगाया है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे, कोष्टक। अब जो अंतिम है वो है लाघव चिन्ह, तो ये देखिए ये इसका निशान होता है। तो बच्चों आज इसके बारे में हम सीखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक, योजक, कोष्टक और लाघव। तो बच्चों
अब इन विराम चिन्हों का प्रयोग किस समय किया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या है, पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम का मतलब आप जानते ही हो कि पूरी तरह रुकना। जब वाक्य पूरा समाप्त हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। खाली प्रश्न सूचक जो वाक्य होते हैं उनको छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में इसे लगाया जाता है। तो एक उदाहरण मैं यहाँ पर लूँ, जैसे प्रधानमंत्री ने मन की बात की, तो यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। अब आते हैं अल्प विराम। अल्प विराम मतलब जैसे नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि थोड़ा रुकना वाक्य में। तो यहाँ पर जैसे एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए, तो देखिए राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो राम के बाद में क्या आया, लक्ष्मण, और जहाँ पे लग जाता है उसके बाद में हम अल्प विराम नहीं लगाते हैं। तो एक से अधिक चीज़ें अगर जहाँ पे आती है वहाँ पर क्या लगाया जाता है, अल्प विराम लगाया जाता है, यानी वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए। अब जैसे वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, जैसे सुमित सुबह उठा, इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम। उसने क्या क्या कार्य किया, जो वाक्यांश है उसको जोड़ने के लिए भी यहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे सुमित सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया, और जहाँ पे आ गया वहाँ पर उसके बाद में हम अल्प विराम नहीं लगाएंगे। इसके बाद में जैसे किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए, तो रजत ने कहा, अब कहा के बाद में हम क्या लगाएंगे, अगर कोई व्यक्ति बोलता है वहाँ रुकेंगे तो हम अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे हाँ या नहीं के बाद में अगर किसी को संबोधित करते हैं तब भी क्या लगाते हैं, अल्प विराम। जैसे नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, तो नहीं के बाद में हम थोड़ा रुके हैं, तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, अल्प विराम। अब आते हैं बच्चों अर्ध विराम पर। अब अर्ध विराम कहाँ लगाया जाता है, जहाँ अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना हो, ज़्यादा रुकना रहता है। अल्प विराम के बाद में भी अगर हमें थोड़ा रुकना रहता है तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अक्सर एक बड़े वाक्य में आए छोटे छोटे वाक्यों को, एक जैसे पूरा वाक्य है, अगर उसमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं छोटे छोटे, तो उनको अलग करने के लिए भी हम अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे किसान गेहूँ उगाता है, गेहूँ से आटा बनता है और आटे से रोटी बनती है। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य है बड़ा, लेकिन उसमें छोटे छोटे वाक्य आए हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ध्यान से देखिए, अर्ध विराम लगाया है। अब इसके बाद में आते हैं प्रश्नवाचक पे। अब आपको ये तो मालूम ही है, जब कोई प्रश्न पूछते हैं वाक्य में तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये कब लगाया जाता है, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। तो बच्चों इसके आगे हम किसके बारे में जानेंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये हमने बहुत बार प्रयोग किए हैं, आपको जब मैं उदाहरण बताऊंगी तो आपको इसके बारे में याद आ जाएगा। तो देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष अक्षर, शब्द, व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। अब गोदान मुंशी प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद है, उनका उपन्यास है, तो वो प्रसिद्ध है, तो ये पुस्तक का नाम है, तो इस पे हमने कौन सा निशान लगाया है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे क, तो यहाँ पर एक विशेष वर्ण बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसके बारे में तो मैंने बहुत अच्छे से पहले भी आपको बहुत बार बताया है। जैसे वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले हमेशा इसमें अल्प विराम लगाते हैं और उसके बाद में दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे डॉक्टर कलाम ने कहा था,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अल्प विराम। अब क्या कहा था उन्होंने, जो कथन बोले थे उसके लिए उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? ध्यान से देखिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह, और वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो पूर्ण विराम, अगर प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक, और इसके बाद में हम जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है उसको लगाकर समाप्त करते हैं। ध्यान रखना, पूर्ण विराम से और प्रश्नवाचक से पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह नहीं लगाएंगे। जब वाक्य समाप्त हो जाएगा और ये पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह आने के बाद में ही हम इसको समाप्त करते हैं। अब देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, आगे भी एक उदाहरण दिया गया है। अब कहा करते थे, तो ध्यान रखना अल्प विराम लगेगा क्योंकि हम रुक रहे हैं, और जो व्यक्ति ने जो कथन कहा था उसके बाद में दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। अब है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद में क्या लगता है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगता है। अब हे प्रभु रक्षा करो, यानी भाव कैसा निकल रहा है? कोई मुसीबत में है तो प्रभु के बाद में हम क्या लगा देंगे? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब है शाबाश, यानी खुशी प्रकट हो रही है तो उसके बाद में जो शब्द आएगा उसके तुरंत बाद में हम क्या लगा देंगे? विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा देंगे। अब बच्चों आता है योजक चिन्ह। अब दो शब्दों को अगर जोड़ना है और उनकी तुलना करनी है तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, तो यहाँ पर तुलना या शब्दों को जोड़ने के लिए दो चीज़ें मैंने बताई है। तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह। अगर तुलना कर रहे हैं, वह तिनके सा पतला है, तो किसकी तुलना की गई है? तिनके के समान, तो यहाँ पर हम योजक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में है कोष्टक चिन्ह। अब किसी शब्द या पद का अर्थ या विकल्प बताने के लिए हम, जैसे कई बार हम नहीं बोलते विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या प्रयोग करते हैं? कोष्टक। तो यहाँ पर देखिए सोना का विपरीत, अब यहाँ पे उल्टा अर्थ जागना होता है। अब यहाँ पे हमने कौन सा लगाया है? कोष्टक चिन्ह। अब देखिए आजकल सब्जियाँ, अगर आप सब्जियों का ऑप्शन भी देना चाह रहे हैं, विकल्प देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? कोष्टक। अब इसके बाद में आते हैं हम अंतिम विराम चिन्ह पर, लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह आपने देखा होगा, जैसे डॉक्टर के आगे जैसे हम पूरा शब्द न लिखकर, देखिए यहाँ पे कई क्या लिखते हैं? ये निशान लगा देते हैं, तो यही क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह। अब शब्दों को छोटा रूप लिखने के लिए, संक्षिप्त में दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोफेसर को यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, डॉक्टर को और प्रश्न को भी ऐसे हम दिखाएंगे। बच्चों अभी हमने जो विराम चिन्ह थे उनके बारे में समझा कि कब और कैसे लगाया जाता है। तो ये जो मैंने आपको 10 चिन्ह बताए हैं उनके नाम आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है, और उनके निशान, उनके चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं वो भी आपको साथ में लिखना है। और आप इसके लिए वीडियो में जो मैंने पृष्ठ दिखाया था उसमें आप देखकर भी उनके नाम लिख सकते हैं और चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो बच्चों आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में हम फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।